आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना देर की सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया के लिए सालों पहले खत्म हो चुका हो, लेकिन किसी एक इंसान के लिए वो दशकों तक चलता रहे। है ना एकदम हैरान करने वाली बात। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही अनोखे और सच कहूं तो अंदर तक झकझोर देने वाले पहलू पर बात करने वाले हैं। एक जापानी सैनिक की कहानी जिसने 1945 के बाद भी हार नहीं मानी। ये सिर्फ किसी जिद की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी दिमाग की उस ताकत और शायद कमजोरी की भी कहानी है जो वक्त को भी झुठला सकती है। भाग एक अधूरा युद्ध। 1945 का वो उथल पुथल वाला दौर, दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका था। जापान पूरी तरह हार चुका था और दुनिया अब शांति और पुनर्निर्माण के रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन इसी बदली हुई दुनिया में हिरो ओनोडा नाम के एक जापानी सैनिक को इस सच्चाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनके लिए ये विश्व युद्ध अभी भी पूरे जोर शोर से चल रहा था। उनके कमांडर का आखिरी आदेश था, कभी सरेंडर मत करना और चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई जारी रखना। देखिए, एक सैनिक के लिए उसका आदेश ही सब कुछ होता है, राइट? और इसी एक कड़े निर्देश ने ओनोडा को फिलीपींस के एक बेहद घने अनजान जंगल की गहराइयों में छिपने पर मजबूर कर दिया। ये उनके लिए सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके जीने का एक लौता मकसद बन गए थे। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो शांति का संदेश फैलाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने आसमान से उन जंगलों में पर्चे गिराए। उन पर साफ साफ लिखा था, युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन ओनोडा का दिमाग तो किसी और ही दिशा में काम कर रहा था। उन्हें लगा कि ये पर्चे दुश्मनों का बिछाया हुआ कोई चालाक जाल है, उन्हें बाहर निकालने की कोई चाल। उन्होंने बाहर से आने वाली हर नई जानकारी को सिरे से खारिज कर दिया और अपने ही दिमाग में बुने गए उस युद्ध को जारी रखा जिसका असल दुनिया में अब कोई नामो निशान तक नहीं था। भाग 2, जंगल में गुजरते दशक। अब जहां एक तरफ पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, तकनीकी और सामाजिक बदलावों के नए दौर से गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ओनोडा उसी फिलीपींस के घने जंगल में दुनिया की नजरों से छिपकर बैठे थे, मानो उनका जीवन उसी एक बिंदु पर पूरी तरह से ठहर गया हो। समय के इस भारी अंतर को समझना सच में काफी दिलचस्प है। 1940 का दशक बीता और युद्ध खत्म हो गया। फिर 1950 का दशक आया, दुनिया भर में नई सरकारें बनी, देशों के नक्शे बदल गए और तो और 1960 का दशक आते आते इंसान ने विज्ञान की चरम सीमा को छूते हुए चांद पर भी कदम रख दिया। मतलब इंसानियत चांद तक पहुंच गई, लेकिन ओनोडा, उनकी वास्तविकता उसी जंगल के एक छोटे से हिस्से में जमी हुई थी। बाहर युग बदल रहे थे, पर उनके लिए हर दिन 1945 का ही कोई दिन था। ये अपने आप में कितना बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ वो दुनिया जो पूरी तरह बदल चुकी थी, जहां नए उद्योग लग रहे थे, अंतरिक्ष यात्राएं हो रही थी, और दूसरी तरफ ओनोडा की जिंदगी, वो जंगल की उन भयंकर परिस्थितियों में हाथ में बंदूक लिए बस केले खाकर और बारिश का पानी पीकर किसी तरह जिंदा थे। हर सुबह उठकर दुश्मनों के हमले का इंतजार करते थे। उनके दिमाग में अब भी वही पुराने सैन्य आदेश गूंज रहे थे जिनसे परे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। अब जाहिर है सालों तक इस भयानक हालात में रहने का भारी असर तो होना ही था। जंगल की बीमारियां, भूख, लगातार मानसिक तनाव, धीरे धीरे उनके जो बाकी गिने चुने साथी थे वो भी मारे गए। अब वो उस विशाल खामोश जंगल में बिल्कुल अकेले थे। और सबसे दुखद बात, खुद उनके देश जापान में लोग उन्हें बहुत पहले ही मरा हुआ मान चुके थे। उनके परिवार तक ने उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता है। भाग 3, 29 साल बाद। ये वो पल है जब दशकों से चला आ रहा उनका ये गहरा एकांत और उनका वो भ्रम आखिरकार टूटता है और सच्चाई जंगल के उस सन्नाटे को चीरते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। साल 1974, इस कहानी का सबसे ऐतिहासिक मोड़। ये वो समय था जब नोरियो सुजुकी नाम का एक युवा जापानी यात्री बिल्कुल अनपेक्षित रूप से दुनिया भर में घूमते हुए उस घने जंगल में पहुंचता है और आखिरकार ओनोडा को ढूंढ निकालता है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये इतिहास के दो अलग अलग युगों के आमने सामने टकराने जैसा था। उस यात्री ने ओनोडा को सच्चाई बताई कि युद्ध खत्म हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं और तो और अब जापान अमेरिका का दोस्त बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो सच में अकल्पनीय है। सच्चाई जानने के बावजूद ओनोडा ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया।
इतने सालों की वो मानसिकता इतनी गहरी हो चुकी थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रत्यक्ष कमांडर का ही आदेश मानेंगे। जब तक वो कमांडर खुद आकर उन्हें हथियार डालने को नहीं कहेगा, वो अपनी पोस्ट से 1 इंच नहीं हटेंगे। और इसी के साथ ये कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। भाग 4, एक आखिरी आदेश। ओनोडा के इस व्यक्तिगत, इस अदृश्य युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अब कुछ ऐसे कदम उठाने जरूरी थे जिनकी शायद किसी सैन्य इतिहास में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। ओनोडा के इस भ्रम को तोड़ने और उन्हें वापस समाज में लाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ी। पहले उस युवा यात्री का ओनोडा को खोजना, फिर ओनोडा का अपनी बात पर अड़े रहना और अंततः अतीत की उन मजबूत बेड़ियों को तोड़ने के लिए जापान सरकार द्वारा ओनोडा के उसी पुराने कमांडर को ढूंढकर वापस उस फिलीपींस के जंगल में लाना। मतलब ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच था। जब वो बूढ़े हो चुके कमांडर जंगल में पहुंचे और अपने उस पुराने सिपाही के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने वो शब्द कहे जिनका इंतजार उस जंगल में 29 सालों से था। अब युद्ध खत्म हो चुका है, तुम वापस घर जा सकते हो। ये सुनते ही ओनोडा का सालों का वो कठोर सैन्य अनुशासन टूट गया और उनकी आंखें भर आई। अपने हथियार सौंपते हुए उनके कंधे झुक गए। ये इस पूरी कहानी का सबसे भावुक, सबसे पीड़ादायक पल था, जहां एक सिपाही का युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। 29 साल, ये संख्या अपने आप में बहुत गहरी और डरा देने वाली है। एक इंसान की उम्र का कितना बड़ा हिस्सा होता है ये। 29 सालों तक एक इंसान एक ऐसे युद्ध को लड़ता रहा जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी जवानी, अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल एक ऐसे भ्रम की रक्षा करने में निकाल दिए जिसका असल दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पहलू की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, समय और डर की कैद। जब ओनोडा आखिरकार जापान वापस लौटे, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या एक खोए हुए इंसान के मिलने की खबर नहीं थी। ये मानव मनोविज्ञान, हमारी सोच की बनावट और विश्वास की शक्ति का एक बहुत ही गहरा उदाहरण था। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहरी दुनिया में एक पूरी तरह से आधुनिक, विकसित और बदल चुका जापान था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, नई तकनीक। लोग ओनोडा को उनकी पुरानी सैन्य वर्दी में देखकर पूरी तरह हैरान थे, लेकिन ओनोडा की आंतरिक वास्तविकता वो इसके बिल्कुल उलट थी। उनके अंदर का समय 1945 में ही रुक गया था। वो आधुनिक दुनिया में चल तो रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उसी द्वितीय विश्व युद्ध के खंडरों में अटका हुआ था। इस पूरी घटना से सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि सच्ची कैद अक्सर लोहे की सलाखों, बाहरी सीमाओं या शारीरिक लड़ाइयों के कारण नहीं होती। इंसान अपने ही पुराने डरों, पुरानी मान्यताओं और सालों पुराने मानसिक आदेशों का कैदी बन जाता है। ओनोडा को किसी ने उस जंगल में बांध कर नहीं रखा था। सच तो ये है कि उन्हें उनके ही विचारों ने 29 सालों तक वहां जकड़े रखा था। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या एक इंसान सिर्फ बाहरी युद्ध ही लड़ता है या फिर वो अपने ही पुराने डरों का बंदी होता है? ये कहानी सिर्फ एक जापानी सैनिक की नहीं है। ये हमारे खुद के दिमाग द्वारा बनाई गई उन अदृश्य जेलों की कहानी है जिनमें इंसान अनजाने में कैद हो सकता है। इंसान अपने विचारों से खुद को आज़ाद भी कर सकता है और हमेशा के लिए बांध भी सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।